थे जो है वो वाइवा लेते हुए कि बेटे ये जो छोटी किताब से पढ़ना है ना, आप लोगों के पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप अपनी किताब से जो है वो पढ़ सकते हो और लाइक हुसैन में बहुत शॉर्ट समराइज़ करके चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी है ही नहीं। तो बेटे फ़िरदौस से पढ़ने की ज़रूरत क्या है? फ़िरदौस की क्लासिफ़िकेशन जो बच्चों ने मुझे बताई है, वो मुझे पता चल गया कि हाँ जी, इन्होंने सिर्फ़ फ़िरदौस देखी है। और बाकी भी जो है वो आप जो कंटेंट बता रहे होते हो, उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कौन-सी किताब पढ़ी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हिस्टोलॉजी में वैसे ही जनरल हिस्टोलॉजी बहुत थोड़ा-सा है, तो आप इसको प्लीज़ अपनी किताब से पढ़ें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। अभी तो वाइवा था, अगर आप लोग जो है वो एससीक्यू या एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे, तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगी अगर आपने सिर्फ़ फ़िरदौस या एम्ब्रियोलॉजी के लिए शर्जील पढ़ी है। आपको आपके सीनियर भाई-बहनों ने जो है, जो मशवरे दिए हैं कि ये 2 किताबें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो बेटे वो आखिरी वाइवा के लिए तो हो सकती हैं बट आपके थ्योरी पेपर के लिए जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको हेल्प आउट करेंगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ा करें। मैम अगर लाइक हुसैन की जगह जेनी कोयरा को बंदा पढ़ ले तो? बेटे जैनक्वेरा पढ़ लो लेकिन जैनक्वेरा जो है वो उसमें से मैं हमेशा क्लिनिकल रिकमेंड करती हूँ। जैनक्वेरा अगर आपको आसान लगती है, समझ आता है तो वेल एंड गुड मतलब बहुत अच्छी किताब है वो। लेकिन वो जो है वो लिटिल बिट जो है वो एडवांस लेवल की किताब है। ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है वो जैनक्वेरा या रॉस वगैरह जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि इस लेवल के ऊपर जो है वो आपके लिए आपकी लाइक हुसैन आई थिंक इनफ है। आपको अगर कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप जैनक्वेरा से पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है? अदरवाइज़ तो ये इतनी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बातें हैं ही नहीं जो लईक साहब ने समझाई नहीं है आपको, ठीक है? आप कौन से टॉपिक आपका ख़्याल है कि आप जैनक्वेरा से पढ़ना चाह रहे थे? मैम जेनी कोयरा में टेबल बने हुए हैं और वो टेबुलेटिव फॉर्म में सारा लिखा हुआ है और चैप्टर्स के एंड पे जो चैप्टर के एंड लोकेशन पे जो क्लिनिकल्स दिए हुए हैं? यस मैम। अच्छा, और अब बाकी उसमें जो है वो मैं जो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि जो डिफरेंसेस के टेबल हैं, ठीक है? यानी यानी डिफरेंसेस के टेबल्स की बात कर रहे हो ना, वो टेबल्स जो हैं, वो आप उसको कॉपी करा के अपनी लाइक हुसैन में पेस्ट कर लो। ओके मैम। और क्लिनिकल के जो बॉक्सेस होते हैं, उनको भी मैं हमेशा कहती हूँ कि वो रेलेवेंट यानी जो आपके साथ रेलेवेंट है इस स्टेज पे, आप उसको कॉपी कराओ और अपनी किताब के अंदर पेस्ट कर लो। वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा ना, वो हमेशा आपका लईक हुसैन में से बनता है। आपके जो एमसीक्यूज़ होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें हम मोस्टली जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक्स जो है उसको प्रेफ़र करते हैं कि वहाँ से हो। ठीक है? तो एट लीस्ट अपनी टेक्स्ट बुक जो है उस पे एक नज़र डाल लो ज़रूर। बाकी जो है वो आप जहाँ से पढ़ना चाहते हो, ये बेटे आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है? अब आज हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ बोन। अब बोन जो है अ, बोन को हमने कहा कि दिस इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? और जब भी हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ कोई बताएगा किस किस चीज से इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू की? सेल फाइबर्स और और ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है? या हम इसको कह सकते हैं कि सेल्स हैं और उसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है और उसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स कंपोनेंट में जो है वो हमारे पास फाइबर आ जाते हैं और उसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस आ जाती है, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तो इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यानी इसके अंदर सेल्स होंगे और इसके अंदर जो है वो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल या ग्राउंड सब्सटेंस होगा या मैट्रिक्स होगा, ठीक है? अब सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम इनको इन डिटेल अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव इमेच्योर सेल्स जिनको हम ऑस्टियो प्रोजेनाइटस स्टेम सेल्स कहेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे, ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे जो मैच्योर सेल्स हो जाएंगे और उसके अलावा इसमें फोर्थ टाइप ऑफ सेल होती है जिनको हम ऑस्टियोक्लास्ट्स कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में अभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेल के अलावा जो है वो हमने कहा कि यहाँ पे होगा कैल्सिफाइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। ठीक है, बोन डेंस होती है, आप सबको पता है, और यानी उसके अंदर जो है वो एबिलिटी होती है कि वो जितनी भी हमारे टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं उनको बियर करती है। तो ऑब्वियसली उसके लिए जो है वो कोई टफ मटेरियल चाहिए और टफ मटेरियल जो है वो कैल्सिफिकेशन के बाद ही मिलता है। तो
हम कहते हैं कि ऑल द सेल्स ऑफ द बोन आर सराउंडेड बाय कैल्सिफाइड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। अब जब बोन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बोन मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 50% ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड 50% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। When we talk about organic components, तो organic components में major यानी 90% जो है जो element होता है that is collagen। collagen fibers जो हैं, अब अगेन ये बात जो है वो हमेशा याद रखते हैं फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के टाइप ऑफ कोलेजन विच इज प्रेजेंट इन बोन या बोनी मैट्रिक्स इज टाइप 1 एंड टाइप 5। ठीक है, मोस्टली टाइप 1 जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो है वो 10% नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स होते हैं। अब जो कोलेजन होता है वो बेसिकली बोन को जो है वो रेजिस्टेंट करता है जितने भी टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं उसके अगेंस्ट। और जो नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स होते हैं उन सब का जो है वो अपना फंक्शन होता है और वो मैट्रिक्स कंपोनेंट में जो है हेल्प करते हैं। जैसे अब जो प्रोटियोग्लाइकेंस हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या ऑस्टियोकैल्सिन एक नई चीज आपके सामने आई है। तो प्रोटियोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर प्रोटीन, जैसे ब्रिस्टल वो ब्रश होता है ना, उसी तरह से हमने पढ़ा था। तो एक कोर प्रोटीन है और उसके साथ ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस लगे हुए हैं। और इन केस ऑफ बोन यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं उनमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है और उसके अलावा जो है वो हमारे पास कैरेटिन सल्फेट होता है। अगेन इनके नाम याद हो तो आपको पता चल जाएगा। ये हमने जो कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स पढ़े थे तो उसमें प्रोटियोग्लाइकेंस में जो है वो थोड़ा सा अगर आपको याद रह जाए तो मल्टी एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब मल्टी एडहेसिव जो है वो इसके नाम से पता चल रहा है कि ऑब्वियसली इसने एडहीजन करनी है। अब किस चीज की करनी है? अब हमारे पास जो फाइबर्स हैं, जो सेल्स हैं, उनकी एडहीजन करनी है इस मैट्रिक्स के साथ, इसके साथ बोन सेल्स और कोलेजन फाइबर को बोनी मैट्रिक्स के साथ जो है वो एडहीजन करनी है इसने। तो ये मल्टी एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं इनमें अब आ जाते हैं, ऑस्टियोनेक्टिन आता है। इसके अलावा जो है वो सियालोप्रोटीन्स जो हैं, इनका नाम आपने सुना होगा पहली दफा, वो आ जाते हैं। और उसके अलावा ऑस्टियोपोंटिन है, आपकी किताब कहती है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये हेल्प करते हैं सेल्स और फाइबर्स को कि वो कनेक्ट हो विद दिस बोनी मैट्रिक्स। फिर तीसरा कंपोनेंट जो नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स में आता है दैट इज ऑस्टियोकैल्सिन। अब ऑस्टियोकैल्सिन को आम जुबान में हम कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। इसके नाम से जो है वो आपको पता चल जाएगा, ऑस्टियो मीन बोन और कैल्सियम कैल्शियम से। तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इज ऑस्टियोकैल्सिन। अब इसमें जो है वो क्या है कि ये फंक्शन कैसे करता है कि ऑस्टियोकैल्सिन जो है वो बेसिकली जो कैपिलरीज होती हैं वहां से कैल्शियम को कैच करता है और इनको डिपॉजिट करता है इनटू द बोन और मिनरलाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है। तो हमने कहा बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है तो सेल्स जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने पहले जो है वो हम मैट्रिक्स को कर रहे हैं कि 50% ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है उसमें कोलेजन और नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स आ जाएंगे। कोलेजन टाइप 1, टाइप 5 और नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स में ये सारे के सारे प्रोटीन्स के नाम आपको पता होना जरूरी है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट के बाद आ जाते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, यानी हाफ एंड हाफ होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में जो है वो हमारे पास सारे मिनरल सॉल्ट्स आ जाते हैं। मोस्टली हमारे पास जो बोन के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। बट कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या मिनरल सॉल्ट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है वो बोन के बनाते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है वो क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बेटे मिनरल्स? कोई नहीं, किसी को नहीं पता? फिटनेस के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, टफनेस देने के लिए, ठीक है। अगर हम बोन में से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को निकाल देंगे तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो तो 90% कोलेजन है। तो वो तो जैसे हमारे पास टेंडन होता है सॉफ्ट या लिगामेंट होता है, उनका मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन कोलेजन होता है ना, तो वो उस तरह से सॉफ्ट हो जाएगी बोन।
ठीक है? तो बोन को स्ट्रेंथ या हार्ड करने के लिए वी नीड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और अगर जो है, और इन दोनों की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट निकाल देंगे, यानी अगर हम कोलेजन को निकाल दें या नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स को निकाल दें, तो हमारे पास अगर सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते तो वो किस तरह से होते कि बोन जो है उसको किसी भी वक़्त ब्रेक किया जा सकता है। यानी वो स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बियर नहीं कर सकती क्योंकि ये सारे के सारे सॉल्ट्स हैं। ठीक है? तो दोनों कंपोनेंट्स का इसी कंपोजिशन में यानी 50-50% होना बहुत ज़रूरी है ताकि जितना स्ट्रेस मिल रहा है बोन को वो बियर कर सके और उसके अलावा जो है वो बोन को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड की जा सके। अब क्या होता है कि हम बोन को जो है ऑब्वियसली जब हम स्लाइड देखते हैं तो स्लाइड पे बोन को लाने के लिए ऑब्वियसली उसको काटना जो है और उसकी स्लाइड्स बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि यानी हिस्टोलॉजिकल स्टडी इट रिक्वायर मिनरल रिमूवल, ठीक है? हम उसका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है उसको रिमूव करते हैं और वो किस तरीके से करते हैं कि हम कैल्शियम किलेटिंग सब्सटेंस होती है ईडीटीए कहते हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, उसके अंदर इमर्स कर देते हैं बोन को। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जितने मिनरल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोन बचता है। इस ऑर्गेनिक कंपोनेंट को क्योंकि वो सॉफ्ट होता है तो उसको स्लाइड पे लाना आसान होता है। तो हिस्टोलॉजिकल स्टडी के लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि मिनरल रिमूवल करते हैं और मिनरल रिमूवल के लिए सब्सटेंस जो है वो आपकी लिखी हुई है कि उसके अंदर इमर्स कर देते हैं और उसमें जो है वो मिनरल सॉल्ट्स निकल जाते हैं। वो सिर्फ कोलेजन और नॉन कोलेजनस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वही बचता है और वो स्ट्रक्चर को जो है वो हम बोन पे ले आते हैं और स्लाइड पे ले आते हैं ताकि आप लोग उसको ऑब्जर्व कर सको। अब आ जाते हैं कि फंक्शन ऑफ द बोन। बोन फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट। ऑब्वियसली जितना भी आपका फ्लैश है, मसल्स हैं, हर चीज को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपके पास एक स्केलेटन है। उसके अलावा जो है वो क्या है? प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करती है? जैसे रिब केज है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपके पास स्कल है, आपके ब्रेन को जो है यानी प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो बोन का फंक्शन है सपोर्ट, आपकी बॉडी को देना इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना जो इंटरनल ऑर्गन्स को मिलती है, देन मूवमेंट। अब मूवमेंट ऑब्वियसली इट प्रोवाइड लेवरेज सिस्टम फॉर स्केलेटल मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, इन सब को जो है वो एक सिस्टम प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ द बॉडी हो सकती है। देन वी हैव मिनरल होम्योस्टैसिस। हमने कहा कि 50% इसका जो है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, मिनरल सॉल्ट से बनी हुई है बोन। तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जो है ये एक तो एक्ट करती है एज रिजर्वायर किस चीज का? मिनरल्स का। और दूसरा जो है वो हमारी बॉडी का होम्योस्टासिस जो है वो मिनरल्स का उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फिर है इसका फंक्शन हेमेटोपोइसिस। और यकीन करें आपको अगर सिर्फ इनकी हेडिंग याद रहे तो जैसे मैंने बच्चों से जो है वो फंक्शंस पूछे कनेक्टिव टिश्यू के या एपिथेलियम के, तो बेटे 3 वर्ड मैंने कनेक्टिव टिश्यू में कहा था, अगर आपको याद हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोर्ट, कनेक्ट और बाइंड। तो यानी हाँ, तो मतलब ये 3 वर्ड याद हों तो आपको पूरे का पूरा वो टिश्यू जो है वो एक्सप्लेन हो जाता है कि वो करता क्या है। इसी तरीके से बोन में जो है वो जो मैंने ये हाइलाइटेड जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, अगर आपको सिर्फ यही याद रह जाए तो आई थिंक आप उसको जो है वो खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो लॉजिक से। सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मूवमेंट, होम्योस्टासिस, हेमेटोपोइसिस। यानी बोन के अंदर जो है बोन मैरो होता है और बोन मैरो से जो है वो बहुत सारे ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा जो है वो क्या है? ये स्टोरेज ऑफ एडिपोज टिश्यू, यानी येलो मैरो जो होता है उसको स्टोर करने का भी काम करती है। अगर आप बोन मैरो के कंपोनेंट्स देखोगे तो बोन मैरो का मेजर कंपोनेंट जो है वो एडिपोज टिश्यू भी होता है। तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। अब ये थे सारा का सारा एक बेसिक के बोन किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है कि उसके हमने मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बात की कि बोनी मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम आते हैं बोन सेल्स की तरफ जो कि हिस्टोलॉजी में हमारा मेजर कंसर्न होता है कि सेल्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं। अब बोन सेल टाइप्स जो हैं वो क्या होती हैं? हमने अभी तक जैसे कार्टिलेज था तो कार्टिलेज में जो है वो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। मेसेनकाइमल सेल जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू कॉन्ड्रोब्लास्ट
और कॉन्ड्रोब्लास्ट से जो है वो जब कॉन्ड्रोब्लास्ट मैट्रिक्स रिलीज करता है और सेल के इर्द गिर्द मैट्रिक्स आ जाता है, तो जो हमारे पास सेल विद इन द मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा अपनी स्पेस में, जिसको हम लिक्यूने कहते हैं, उसको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं या मैच्योर कार्टिलेज सेल कहते हैं। ऐसा ही था? यस मैम। हाँ जी। तो इसी तरीके से जब हम बोन सेल टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है सिनेरियो। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सबसे पहले मीजेनकाइमल सेल था इस लाइनेज में। मीजेनकाइमल स्टेम सेल जो है वो डिफरेंशिएट हुआ इनटू ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स, या इनको कहते हैं ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। ठीक है। अब ये जो है ये स्टेम सेल्स एज स्टेम सेल एक्ट करते हैं कि ये बनाएंगे इमेच्योर बोन सेल्स। ठीक है। अब इमेच्योर बोन सेल्स आर ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है। अब ये बोन बिल्डिंग सेल्स जो होते हैं दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट। मैट्रिक्स जो रिलीज करते हैं वो ये ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज करते हैं, और उसके अलावा जो है वो कोलेजन फाइबर, और उस मैट्रिक्स में जो सेल जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, और वो जो है उनको हम कहते हैं मैच्योर बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स। और ये जो है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं इसमें बोन में, और ये मैट्रिक्स रिलीज नहीं करते, बट ये सिर्फ और सिर्फ बोन का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक तो जो लाइनेज थी वो सारी की सारी मीजेनकाइमल सेल्स के साथ एसोसिएटेड थी। अब बोन में फोर्थ टाइप ऑफ सेल होता है जिसको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो बेसिकली बोन रिजॉर्प्शन में हेल्प करता है। बोन रिपेयर रिमॉडलिंग जो होती है वो सारी की सारी जो है वो इस सेल की जो है वो डिपेंडेंट होती है, और इसकी लाइनेज जो है ये मीजेनकाइमल स्टेम सेल से नहीं आता है। इसको कहते हैं कि जी हिमेटोपोइटिक टिश्यू से जो है ये डायरेक्टली जो है वो आता है, या फिर पहले हम कहते थे कि जी ये आता है मोनोसाइट्स जो होते हैं ब्लड में, वो सारे के सारे फ्यूज हो जाते हैं और एक जॉइंट सेल बना लेते हैं, और उस सेल को हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो जो मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम है, मोनोन्यूक्लियर मैक्रोफेज सिस्टम, वो उसका जो है वो पार्ट है, क्योंकि ये डाइजेशन करता है। सेल जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको फेगोसाइटोज करता है, तो इसका फंक्शन जो है वो मैक्रोफेज के साथ मिलता जुलता है बोन में, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये उस लाइनेज का सेल है। तो मीजेनकाइमल सेल से जो सेल फॉर्म हुए दीज आर ऑस्टियोजेनिक सेल्स या ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। देन ये सेल जो है वो इमेच्योर बोन सेल्स बनाएंगे जो कि ऑस्टियोब्लास्ट हैं, और ये ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर होके ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सारी की सारी लाइनेज, और मोनोसाइट्स जो हैं वो फ्यूज होंगे और हमारे पास जो सेल्स बनाएंगे वो ऑस्टियोक्लास्ट होगा। अब आ जाते हैं ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। अब ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स जो हैं दे डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द मेसेनकाइम। ठीक है। ये मेसेनकाइम ड्राइव सेल्स होंगे। अब इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि दे अंडरगो माइटोसिस। बोन का कोई भी और सेल जो है उसमें माइटोसिस नहीं होता, या माइटोटिकली डिवाइड होके मल्टीप्लाई नहीं होता। तो दिस इज द ओनली सेल जो जिसमें माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद जो है वो फर्दर डेवलप करता है मजीद ऑस्टियोब्लास्ट जो कि इमेच्योर बोन सेल्स हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि दीज आर फ्लैटेंड सेल, जैसा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे बोन के ऊपर तो, और ये फ्लैटेंड सेल्स जो नजर आ रहे हैं दीज आर ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स। उनका ओवॉइड न्यूक्लियस होता है, एंड दे फाउंड इनर सर्फेसिस ऑफ द ये कहाँ होते हैं? ये आपको पेरियोस्टियम में और एंडोस्टियम, यानी ये दो चीजें होती हैं। बेटे ये कोई विस्परिंग कर रहा है, स्टूडेंट प्लीज ना करें, डिस्टर्बेंस होती है। प्लीज बेटे जो भी स्टूडेंट है इसे कहें या इसने कोई टीवी ऑन किया हुआ है या कुछ, यानी कुछ ऑन किया हुआ है कि इसकी, या खुद विस्पर कर रहा है, प्लीज बंद कर दें। अच्छा जी, हमने कहा कि ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल कहाँ हुए? हमारे पास जो है वो पेरियोस्टियम में और एंडोस्टियम, यानी दोनों लेयर्स के अंदर होंगे, और इनको जो है वो हम इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट भी कहते हैं, यानी इनकी फंक्शनिंग नहीं होती। अब इसका फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये माइटोटिकली डिवाइड होता है और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बनाता है। अब आ जाते हैं ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट।
यानी हमने कहा कि इमेच्योर बोन सेल्स, लेकिन इनको हम बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं एंड दे आर क्यूबॉइडल इन शेप, क्यूबॉइडल टू लो कलमनर, और ये बिल्कुल एपिथेलियम की तरह जो है वो आपको बोन सरफेस पे जो है वो नजर आएंगे। यानी इनकी शेप जो है वो हो गई क्यूबॉइडल टू लो कलमनर सेल्स। दे फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द बोन। हमने कहा कि सारे के सारे सेल्स जो है वो लाइन करेंगे, लेकिन ये माइटोटिकली डिवाइड नहीं होते। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि माइटोटिकली जो सेल्स डिवाइड होंगे इन केस ऑफ बोन, दीज आर ओनली ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स या ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स। इनका साइटोप्लाज्म मार्केडली बेसोफिलिक होता है। जब भी किसी सेल के साइटोप्लाज्म को आप बेसोफिलिक कहते हैं तो इट मींस कि वहां पे जो है वो फ्री राइबोसोम्स होंगे, वहां ढेर सारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके साथ साथ जो है वो वेल फॉर्म्ड गोल्गी एपेरेटस होगा। तो अगर ये सारी की सारी चीजों के साथ प्रॉपर्टीज होंगी तो वो सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक अपीयरेंस देगा। और ऑब्वियसली जब गोल्गी वेल फॉर्म्ड होगा, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल फॉर्म्ड होगा, तो इट मींस कि वहां से जो है वो ढेर सारा सिक्रेटरी वेजिकल बन रहा है और जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो सिक्रेशन जो हो रही है वो हो रही है टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स की, प्रोटियोग्लाइकेन्स की और ग्लाइकोप्रोटीन्स की। अब ये सारी की सारी सिक्रेशंस जो है वो कहाँ हो रही है? ये मैट्रिक्स में हो रही है, और ये जो है अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स जो सिक्रीट करता है ऑस्टियोब्लास्ट, उसको हम ऑस्टियोइड कहते हैं। यानी आपसे अगर वाइवा में पूछा जाता है बेटे कि ऑस्टियोइड को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑस्टियोइड क्या होता है, तो ऑस्टियोइड इज अनमिनरलाइज्ड बोनी मैट्रिक्स व्हिच इज सिक्रीटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि वाइवा में अक्सर पूछ ली जाती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या हुए? ऑस्टियोब्लास्ट हुए बोन फॉर्मिंग सेल्स। दे आर क्यूबॉइडल टू लो कलमनर सेल्स सरफेस ऑफ द बोन पे, और उसके अलावा जो है वो सिक्रीट करेंगे टाइप 1 कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकेन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब यहाँ पे अगर इसकी लाइनेज देखें, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि हमारे पास मीजेनकाइमल प्रोजेनाइटर सेल्स होंगे। प्रोजेनाइटर सेल्स जो है वो ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स बनाएंगे, ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल इमेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगे। इमेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सिक्रीट करना शुरू कर देंगे मैट्रिक्स कंपोनेंट, और उसके बाद वो मैच्योर हो जाएंगे। अब वो सिक्रीट क्या करते हैं? वो करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो क्या करता है कि मैट्रिक्स में से जो है वो फॉस्फेट्स को अलग करता है। बोन सियालो प्रोटीन्स होते हैं और टाइप 1 कोलेजन, जिनके बारे में हमने बात की कि ये सिक्रीट करेंगे। उसके अलावा जो है वो ये कंपोनेंट्स जो हैं वो जो हमने कहा मल्टी एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जिसमें ऑस्टियोनेक्टिन था, ऑस्टियोपोर्टिन पोंटिन था और ऑस्टियोकैल्सिन। ये सारा का सारा सिक्रीट करेगा ये मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट। अब ये मिनरलाइजेशन किस तरह से होगी? ये एक डायग्राम थी, मेरा ख्याल था कि इससे भी समझ आएगा, बट हमने जेनक्वेरा की डायग्राम जो है उसको जो है वो देखा है कि मिनरलाइजेशन जो है वो बोनी मैट्रिक्स में कैसे होगी। अब हमारे पास ये ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो हमने कहा कि जैसे एक एपिथेलियल लाइनिंग होती है, कुछ उस तरह से जो है वो लाइंड होते हैं। क्यूबॉइडल टू लो कलमनर होते हैं, हमें ये बात पता है। और दूसरी चीज ये कि इसका न्यूक्लियस जो होता है वो यानी अवे फ्रॉम द एपिकल सरफेस होता है, ठीक है। अब आप इसमें ढेर सारा सिक्रेटरी वेजिकल देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है अगर इस डायग्राम में देखें तो एपिकल सरफेस ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट जो है उस पे आपको साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो हैं वो इन वेजिकल्स को रास्ता देते हैं कि वो मैट्रिक्स में रिलीज हो जाएं। अब इन वेजिकल्स के अंदर क्या है? इन वेजिकल्स के अंदर जो है वो अगेन टाइप 1 कोलेजन जो सिक्रीशंस कर रहे हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सियालोप्रोटीन्स, और उसके अलावा जो है वो हमने जो मल्टी एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा, वो सारी की सारी चीजें हैं। अब ये रिलीज हुए मैट्रिक्स वेजिकल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो कोलेजन फाइबर्स, ये सारे के सारे रिलीज हुए। अब उसके बाद जो है वो अर्ली मिनरलाइजेशन। अब इसमें दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक है अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, ठीक है, वो फॉस्फेट आयंस को सेपरेट करेगा जो कि मैट्रिक्स में मौजूद हैं, और दूसरा है ऑस्टियोकैल्सिन जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, वो कैल्शियम आयंस को अलग से जो है वो सेपरेट करेगा। जब कैल्शियम और फॉस्फेट आपस में मिलेंगे तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, और अराउंड द सेल जो है वो आपके ये कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स जो है ये बनना शुरू हो जाएंगे।
अब यहाँ पे आप देखें तो ये सारा ऑस्टियोइड जो बन गया है, ये बेसिकली इसने ट्रैप कर लिए हैं आपके ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है? और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि ट्रैप हो जाएंगे विद इन द ऑस्टियोइड या मैट्रिक्स कंपोनेंट, उनको हम अब ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि मैट्रिक्स जो है वो फाइबर्स और वो सारा का सारा जितना भी हमने कंपोनेंट्स थे, क्रिस्टल्स थे, वो सारे के सारे कॉन्फ्लुएंट हो जाएंगे बिटवीन द वेसिकल्स। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये बचेंगे, ये हमारे पास सेल्स बचेंगे और मिनरलाइज्ड बोन जो है वो बोन मिनरलाइजेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा। अब आ जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स पे। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं अब ये हैं कि मैच्योर बोन सेल्स हैं, दे ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है? ऑस्टियोब्लास्ट से ड्राइव होंगे, अगेन मैट्रिक्स के अंदर जो ट्रैप हो जाएंगे सेल्स, उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे। 95% ऑफ द लिविंग सेल जो एडल्ट बोन में होता है दैट इज ऑस्टियोसाइट। किस तरह से शेप होती है? दे आर एलिप्सॉइड इन शेप। एलिप्सॉइड जो है वो शेप होगी, जब एलिप्सॉइड शेप होती है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस कंप्रेस होके ओवल शेप ले लेगा एंड दिस इज फेंटली बेसोफिलिक, ठीक है? इनके अंदर जो है, क्योंकि फेंटली बेसोफिलिक क्यों होंगे? क्योंकि इन्होंने जो है वो कुछ सिक्रीट नहीं करना। सिक्रीशन जो है जिन सेल्स का काम होगा उनका साइटोप्लाज्म जो होगा वो हाईली बेसोफिलिक होगा, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं। अगेन जैसे हमने कॉन्ड्रोसाइट में कहा था कि मैट्रिक्स में जो है वो अपनी जो स्पेस जहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट रहता है उसको हम लेक्यूने कहते हैं। तो अगेन ऑस्टियोसाइट्स भी जो है जिस स्पेस में रह रहे हैं उसको हम लेक्यूने कहेंगे। अब इन सेल की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं और ये आपस में जो है वो जुड़े हुए होते हैं। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ उनकी पिक्चर। दे डू नॉट सिक्रीट मैट्रिक्स मटेरियल, कुछ भी सिक्रीट नहीं करते, जस्ट मेंटेन करते हैं अपना आपका जो बोनी टिश्यू होता है। और उसके अलावा पेरी ऑस्टियोसाइटिक स्पेस क्या होती है उसके बारे में ये नेक्स्ट डायग्राम जो है ये एक्सप्लेन करेगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट को अगर आप देखोगे तो ऑस्टियोसाइट्स के साथ ये सारे का सारा जो है ये बोनी मैट्रिक्स नजर आ रहा है आपको। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं ये जिस स्पेस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लेक्यूने कहते हैं। और ये जितनी भी स्पेसेस होती हैं ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और जो कनेक्शंस होते हैं उनको हम कैनालिकुलाई कहते हैं। कुछ इस तरह से अगर आप देखो तो ये कैनालिकुलाई होते हैं, ठीक है? और इन कैनालिकुलाई के अंदर जो है वो ऑस्टियोसाइट के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, यानी दो ऑस्टियोसाइट्स को अगर आप देखें तो वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? और कुछ इस तरह से जो है वो प्रेजेंट करेंगे। और इनके दरमियान जो जंक्शंस होते हैं दे आर कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, यानी एक चीज जो है अगर हमारे पास इस ऑस्टियोसाइट के पास कोई न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो शेयर करेगा विद ऑल द ऑस्टियोसाइट्स जो कि इस पूरी की पूरी लाइन में प्रेजेंट होंगे। यानी ब्लड वेसल से आपने कोई भी न्यूट्रिशन लिया या कोई भी मटेरियल लिया तो वो ऑस्टियोसाइट्स में इस ऑस्टियोसाइट से नेक्स्ट में जो है वो आपका जो है वो ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑस्टियोसाइट्स बेसिकली शेयर करते हैं अपनी सारी की सारी न्यूट्रिशन को। अब इसमें जो है वो इसके स्ट्रक्चर में याद रखने की बात, एलिप्सॉइड शेप हमने कह दिया, ओवोइड न्यूक्लियस कह दिया, तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं विद द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ अनदर ऑस्टियोसाइट विद कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। उसके अलावा जो हमने स्पेस कहा इसको हम लेक्यूने कहते हैं। और लेक्यूने के अलावा जो स्पेस बचती है इस लेक्यूने के अंदर, यानी वॉल ऑफ द लेक्यूने और उसके साथ जो है वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ऑस्टियोसाइट्स, इसके दरमियान जो स्पेस है इसको हम पेरी ऑस्टियोसाइटिक स्पेस कहते हैं। और इस पेरी ऑस्टियोसाइटिक स्पेस में जो है वो क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल या न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस जो होती हैं वो यहाँ पे भी इनका जो है वो ट्रांसफर जो है वो हो रहा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का कम्युनिकेटिंग वो जो है वो होता है जो आपको नजर आएगा, ठीक है? ये हो गया। अब आ जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट पे। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो हमने कहा कि डिफरेंट लाइनेज है इसकी, यानी पहले जो सेल हमने पढ़े उसमें इमेच्योर सेल्स थे, सॉरी स्टेम सेल्स थे पहले, ऑस्टियोप्रोजेनाइजर स्टेम सेल्स,
फिर उसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई हुए, उन्होंने बनाए ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ने मैट्रिक्स रिलीज किया और मिनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स हुई। फिर उसके बाद जो जो उन्होंने अनमिनरलाइज्ड बोनी मैट्रिक्स बनाया, उसमें जो सेल, उसको हम ऑस्टियोइड कहते हैं। ऑस्टियोइड में जो सेल्स ट्रैप हुए उनको हम मैच्योर सेल्स, बोन सेल्स या ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं विद द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस और कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, और अपनी न्यूट्रिशन को जो है वो शेयर करते हैं। तो वहां तक जो था वो सारी की सारी एक लाइनेज के साथ चल रहा था। अब आ जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट की तरफ। ऑस्टियोक्लास्ट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और वो क्या करता है, उसको हम बोन रिजॉर्बिंग सेल्स कहते हैं। मैम अब जी बेटे। मैम ये जो लैक्यूने की आप बता रही थी ऑस्टियोसाइट्स में, इसमें जी। एक लैक्यूने के अंदर एक ही सेल होगा, जैसे एक हमने कार्टिलेज में कहा था? एक ही सेल होगा। जैसे हमारे पास वहां पे था ना कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो तो क्या करते हैं कि वो आइसोजेनस ग्रुप्स बनाते हैं, ऐसा ही था ना। तो यस मैम। वहां पे जो है बेसिकली उनमें सेल डिवीजन हो सकती थी। वहां पे माइटोटिकली डिवाइड होते हैं ना कॉन्ड्रोसाइट्स, तो इसीलिए आइसोजेनस ग्रुप बना। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो माइटोटिकली डिवाइड होने की जो एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल्स के पास है, किसी और सेल के पास नहीं है। ठीक है। तो ओके मैम। इसलिए इस लेक्योने के अंदर सिंगल ऑस्टियोसाइट होगा। बात समझ आई बेटे? यस मैम, थैंक यू। ठीक है। अब ये आ जाएंगे ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं इनकी लाइनेज जो है वो अगर आप थोड़ा सा देखो तो पहले होता था कि हमारे पास, हम कहते थे कि जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर्स बनाते हैं, फिर न्यूक्लिएटेड सेल्स बनते हैं, मोनोसाइट्स, और ये फ्यूज होके एक जॉइंट सेल्स बना देते हैं जिसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है। अब आपकी किताब में जो है वो बहुत छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि अब जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट को कहा जाता है कि इट अराइज फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ बोन मैरो ड्राइव मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है। जो बोन मैरो से मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स आते हैं उनके फ्यूजन की वजह से जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट बनता है। बात तो मुझे एक ही जैसी लगती है, बट इन्होंने स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है वो चेंज कर दिया है। तो ऑस्टियोक्लास्ट को हमने कहा कि दीज आर बोन रिजॉर्बिंग सेल्स। इनके साइज से पता चलता है, अगर यहाँ पे देखो कि दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द बोन सेल्स। ठीक है। दीज आर लार्ज और मल्टी न्यूक्लिएटेड। बाकी हमने जितने भी सेल्स की बात की उनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस था और वो खुद ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। बट ऑस्टियोक्लास्ट जो है दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। और अगेन इनकी एक प्रॉपर्टी है मोटिलिटी, कि ये मोटाइल भी होते हैं। ठीक है। तो एंड दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेवरल ब्लड ड्राइव मोनोसाइट, जो हमने बात कर ली, और दे आर प्रेजेंट ऑन द बोन सरफेस। अब ये जिस बोन सरफेस पे होते हैं वहां पे ये बोन रिजॉर्प्शन करते हैं, और ये सेल कैसा है कि जो आपके होम्योस्टासिस में भी हेल्प करता है। ठीक है। बोन मिनरल्स को जो है उनकी क्वांटिटी को जो है वो न्यूट्रल रखता है, और उसके अलावा जो है वो रिपेयर प्रोसेस जो होता है बोन में उसमें जो है वो हेल्प करता है ऑस्टियोक्लास्ट। द फंक्शन ग्रोथ में भी, ठीक है, मेंटेनेंस एंड बोन रिपेयर। अब ये किस तरह से करता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपकी पिक्चर जो है ये आपकी बुक में भी बनी हुई है। ठीक है। अब इसमें जो है वो समझने की बात है, दिस इज ऑस्टियोक्लास्ट, और ये हमारे पास जो है वो बोन सरफेस है जहां पे ये प्रेजेंट है, और ये बोन मैट्रिक्स। ठीक है। अब जहां पे जिस सरफेस के ऊपर ऑस्टियोक्लास्ट रिजाइड करता है वो कहलाती है रिजॉर्प्शन बे। ठीक है। रिजॉर्प्शन बे, या इसको कहते हैं हाउशिप लेक्यूनेस। ये दो नाम है कि ये वो सरफेस है जहां पे ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या बोन पे रिजाइड कर रहा है, तो उसको हमने कहा रिजॉर्प्शन बे या फिर हाउशिप लेक्यूने। अब ये है हमारे पास बेसल सरफेस ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट। अब इस बेसल सरफेस के ऊपर आपको ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं, दीज आर लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ठीक है। और ये जो है ये इसको हम कहते हैं रफल्ड बॉर्डर। ठीक है। यानी बेस ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसके ऊपर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं जो रफल्ड बॉर्डर बना रहे हैं, और उसके अलावा जो इस रफल्ड बॉर्डर को सराउंड करता हुआ सर्कुलर एक जोन होता है जिसको हम सर्कमफेरेंशियल क्लियर जोन कहते हैं। और क्लियर जोन इसलिए कहते हैं कि इस जोन के अंदर जो है वो कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता, ओनली एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं।
अब ये एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो क्या करती हैं? ये एक्टिन फिलामेंट्स इस ऑस्टियोक्लास्ट को बाइंड करती हैं विद द बोनी सरफेस, ठीक है? तो ये एक सीलिंग जोन बन जाता है, यानी ये रफल्ड बॉर्डर है जहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट ने फंक्शन परफॉर्म करना है, और इस रफल्ड बॉर्डर को सराउंड करता हुआ एक सर्कमफ्रेंशियल जोन है कि जिसके अंदर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स हैं, और ये एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं ये इसको बाइंड कर देंगी विद द बोनी मैट्रिक्स, और ये यहाँ से सील हो जाएगा, यहाँ से मूव नहीं कर सकेगा। अब इस रफल्ड बॉर्डर में जो है वो क्या होता है? इस रफल्ड बॉर्डर में क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं या गोल्गी जो है यहाँ से एंजाइम को पैक करके इस रफल्ड बॉर्डर में इन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के जरिए से इस रिजॉर्प्शन बे में जो है वो रिलीज करती है। अब जब यहाँ पे रिलीज करेगी तो यहाँ पे एंजाइम्स भी आ गए, इसके अलावा हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो सेल्स में से आ जाएंगे और यहाँ पे इस पूरे एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देंगे, यानी माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो लो पीएच के साथ और एंजाइम्स के साथ जो है वो एसिडिक हो जाएगा। जब ये एनवायरनमेंट एसिडिक होगा तो यहाँ पे बोनी मैट्रिक्स जो है उसका ब्रेक, उसमें जो जितने भी सब्सटेंसेस पड़े हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो कैल्शियम भी रिलीज होगा और बहुत सारे आयंस रिलीज होंगे, वो रीअब्सॉर्ब होंगे, आप वापस जाएंगे इस ऑस्टियोक्लास्ट में और दोबारा पैकेज होके ब्लड कैपिलरीज के जरिए से सर्कुलेशन में चले जाएंगे। तो ये पूरे का पूरा होल प्रोसेस जो है वो इस तरह से होता है। और यहाँ पे जब बोन रिजॉर्प्शन हो जाएगी तो ये अगेन सीलिंग जोन हटेगा और ये इन प्रोसेसेस जो ये लॉन्ग प्रोसेसेस हैं साइटोप्लाज्मिक, इनके जरिए से ये मूव करता हुआ ये नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन पे चला जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हमने जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ऑस्टियोक्लास्ट की, तो उसकी प्रॉपर्टी में मोटिलिटी भी पढ़ी है, ठीक? तो एक तो करेगा रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन और होमियोस्टासिस को मेंटेन करेगा, और उसके अलावा जो है वो मोटिलिटी भी है कि जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे जाएगा। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपसे एग्जाम में एससीक्यू में भी पूछा जाता है कि बॉडी में नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल जो है या होमियोस्टेसिस कैसे होता है इन बोन सेल्स के जरिए से। अब उसमें जो है वो दो हार्मोन्स का जो है वो जिक्र आता है हमेशा, एक होता है कैल्सिटोनिन और एक होता है पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है? तो क्या होता है कि जब बॉडी में राइज हो जाएगा कैल्शियम लेवल, ठीक है, या कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो कैल्सिटोनिन रिलीज होगा, और कैल्सिटोनिन जो है वो क्या करेगा कि स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन, यानी जितना सर्कुलेशन में है वो सारे का सारा जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा बोन्स के अंदर, ठीक है, और नॉर्मल होमियोस्टेसिस आ जाएगा। यानी ये हार्मोन जो है ये इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स पे जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा स्टिमुलस आएगा कि जब कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब बॉडी में कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। अब ये पैराथायराइड हार्मोन जो है वो बेसिकली जाके एक्ट करेगा बोन पे, और किन सेल्स पे करेगा? वो करेगा जाके ऑस्टियोब्लास्ट पे। ऑस्टियोब्लास्ट के सरफेस के ऊपर जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट के सरफेस के ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिलीज करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, यानी ये डायरेक्टली जो है वो फंक्शन नहीं करता, ये ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज करेगा ऑस्टियोब्लास्ट, और वो जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को जाके इंक्रीज करेगा। जब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो बोन रिजॉर्प्शन होगी। बोन रिजॉर्प्शन होगी तो अगेन वापस अगर हम जाएं तो इस प्रोसेस के जरिए से जो है यहाँ पे कैल्शियम रिलीज होगा सरफेस पे बोनी मैट्रिक्स से, और ये कैल्शियम जो है वो वापस यहाँ से ऑस्टियोक्लास्ट से होता हुआ वापस सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो आपका ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो हार्मोनल साइकिल है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि पैराथायराइड हार्मोन जो है अगेन हम एमसीक्यू में भी पूछते हैं और ये एससीक्यू में भी पूछा जाता है। यानी बॉडी में अगर इंक्रीज कैल्शियम लेवल है तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करेगा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एब्जॉर्प्शन ऑफ बोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम की, एब्जॉर्प्शन करेगा और सर्कुलेशन में हमारा कैल्शियम नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा। पैराथायराइड हार्मोन जाके एक्ट करेगा बोन में ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर, ऑस्टियोब्लास्ट से रिलीज होगा ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर,
ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर जाके ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर एक्ट करेगा और ऑस्टियोक्लास्ट अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा बोन रिजॉर्प्शन होगी, कैल्शियम रिलीज होगा और कैल्शियम रिलीज होगा तो सर्कुलेशन में जाके अगेन इस लोअर लेवल को वापस जो है वो नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल में कर देगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बेटे आप पूछ सकते हैं। मैम ये पैराथायरॉइड वाला बता दें। अच्छा ठीक है बेटे, दो सिचुएशंस हैं, ठीक है। सिंपली अगर आप इसको जो है वो इसका चार्ट बना लो, दो सिचुएशंस हैं। एक है कि कैल्शियम लेवल बॉडी में ज्यादा हो गया और दूसरी सिचुएशन है कि कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो गया, ठीक है। अब कैल्शियम लेवल अगर ज्यादा होता है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन जो है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, उसने एब्जॉर्प्शन बढ़ाया, सर्कुलेशन में से जो है वो कैल्शियम निकल गया, बोन में जाके जमा हो गया और नॉर्मल हो गया ब्लड कैल्शियम लेवल। दूसरी सिचुएशन है कि ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो गया। अब ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है या इम्बैलेंस होता है तो पैराथायरॉइड जो है वो रिलीज करता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है पैराथायरॉइड हार्मोन। ये पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो डायरेक्टली ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट के सरफेस के ऊपर ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। जब ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज होगा तो वो जाके ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करेगा और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन रिजॉर्प्शन करेगा, बोन रिजॉर्प्शन होगी तो कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम जो है अपटेक होगा वापस ऑस्टियोक्लास्ट से और वापस ऑस्टियोक्लास्ट से वेसिकल्स के जरिए से ब्लड सर्कुलेशन में कैपिलरीज में चला जाएगा। अब इसमें याद जो रखना है वो सिर्फ ये है कि हाई में थायराइड ग्लैंड एक्ट करेगा, लो में पैराथायराइड ग्लैंड एक्ट करेगा और पैराथायराइड ग्लैंड जो है जब एक्ट करेगा तो वो पैराथायराइड हार्मोन बना रहा है और पैराथायराइड हार्मोन जो है वो डायरेक्टली ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट नहीं करेगा, वो सरफेस ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट पे जाएगा और वहां पे जो है वो जाके जब बाइंड करेगा तो वहां से रिलीज होगा एक फैक्टर जिसको ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो बस ये सिंपल छोटी सी बात है, अगर ये याद रहे तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी में जो है वो हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होगा और हाइपो पैराथायराइडिज्म में क्या होगा, ये दो तीन चीजें हैं कि जो आपको जो है वो अगर यही साइकिल इसी डायग्राम को देख लो तो आई थिंक आपको जो है वो समझ आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। अब ये थे सारे के सारे सेल्स, हमारे बोन सेल्स और उनकी डिटेल्स जो आपने इसमें से याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें से याद रखने के लिए सबसे पहले 4 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। हर सेल का सेपरेट या इंडिविजुअल फंक्शन प्रोजेनाइटर सेल्स माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, शेप उनकी आपको पता है कि वो फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है। और उनकी लाइनेज पता है आपको कि जो मेसेनकाइमल सेल से आएंगे। फिर उसके बाद है ऑस्टियोब्लास्ट मिनरलाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं कि वो बहुत सारे जो है वो चीजें रिलीज करते हैं जिसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज आता है, ऑस्टियोकैल्सिन, ऑस्टियोनेक्टिन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो रिलीज करते हैं और उसके जरिए से मिनरलाइजेशन हो जाती है बोनी मैट्रिक्स की। फिर आ जाते हैं ऑस्टियोइड बनाते हैं, बेसिकली जो मैट्रिक्स रिलीज करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स जो कि सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग सेल्स होते हैं, 95% ऑफ द लिविंग सेल ऑफ द बोन होते हैं और ऑस्टियोसाइट्स को हम मैच्योर बोन सेल्स कहते हैं। और उनकी शक्ल जो है वो आई थिंक आपको जो है वो याद हो जाएगी कि उनके ढेर सारे प्रोसेसेस होते हैं, एलिप्सॉइड सी शेप होती है और वो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, ये गैप जंक्शंस के जरिए से जो है वो मिले हुए होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद हो गया और उसके बाद जो है वो आगे ऑस्टियोक्लास्ट जिनकी लाइनेज फर्क है, ब्लड बॉर्न मोनोसाइट फ्यूज होते हैं और मिलके एक बड़ा जाइंट सेल्स बना देते हैं। अब इस जाइंट सेल में अगर एक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट होगा तो उसमें कहते हैं कि 50 to 60 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, यानी इतने सारे सेल जो है वो फ्यूज होके बना देते हैं। और उसके अलावा अगर जो है वो इनएक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट होगा तो उसमें जो है वो ऑलमोस्ट 20 के करीब जो है वो न्यूक्लियाई होते हैं एट अ टाइम। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं बट ये अगेन आपको इंडिविजुअल सेल का फंक्शन, बोन सेल का बहुत इंपॉर्टेंट है और बोन सेल पे जो है वो पूरे का पूरा एक एससीक्यू आता है कि जो है वो आपको इन सब सेल्स की जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज का पता हो। और दूसरा जो एससीक्यू की फॉर्म में इस पूरे पोर्शन में से आ सकता है वो आपका ये पूरे का पूरा कैल्शियम का साइकिल है कि वो किस तरीके से जो है और कौन से सेल्स जो हैं वो यहाँ पे हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजें जो यहाँ तक थी।
उसके अलावा जो है बोनी मैट्रिक्स, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमने कहा कि 50% ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट है और 50% ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में मिनरल सॉल्ट्स आ जाते हैं। अब मिनरल सॉल्ट्स में अगेन सिर्फ ये याद रखने वाली बातें हैं कि जो है वो इसमें कौन कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें मैंने आपको उस वक्त बताया था कि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब अगेन यहाँ पे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसको हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स कहते हैं, ये बनाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नाम पता होने जरूरी है कि आपसे अगर पूछा जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ द बोनी मैट्रिक्स बता दें तो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पता हो। अब उसके बाद जो है वो आ जाते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जो है वो अगेन कोलेजन टाइप 1, 5 और ये ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन, जिनको हमने डिटेल में कर लिया कि ये मिनरलाइजेशन कैसे करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना जरूरी है। तो ये सेल्स का पोर्शन, ठीक है, और बोन ये मैट्रिक्स का पोर्शन। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज पेरियोस्टियम एंड व्हाट इज एंडोस्टियम। आज हम सिर्फ यहाँ तक बात करेंगे। उसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ बोन इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। पेरियोस्टियम नाम से पता चलता है, ऑस्टियम इज बोन और पेरी मींस अराउंड। तो अराउंड द बोन जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। जिस तरीके से आपने पहले पढ़ा था पेरिकॉन्ड्रियम, यानी कार्टिलेज की जो बाहर आउटर लेयर है दैट इज पेरिकॉन्ड्रियम, तो यहाँ पे जो लेयर होगी दैट इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। और दूसरी लेयर जो होगी दैट इज एंडोस्टियम। एंडोस्टियम यानी जहाँ पे बोन खत्म हो रही है या इनर पोर्शन ऑफ द बोन। तो पेरी मींस अराउंड द बोन और एंडोस्टियम जहाँ पे बोन जो है वो एंड हो रहा है उसका, तो इनर पोर्शन ऑफ द बोन हम इसको कह सकते हैं, तो उसको हम एंडोस्टियम कहेंगे। अब बोन को जो सराउंड करती है दैट इज पेरियोस्टियम। अगेन पेरिकॉन्ड्रियम की तरह पेरियोस्टियम की भी जो है वो 2 लेयर्स होती हैं। वन इज फाइब्रस लेयर और इनर वन इज सेल्यूलर, यानी आउटर फाइब्रस इनर सेल्यूलर। इसमें भी वही याद रखना है। आउटर फाइब्रस लेयर में अगेन क्या होगा, कोलेजन फाइबर्स होंगे, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ जो है अगर यहाँ पे देखो ये बोन से अलग की हुई है, तो कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ क्या होगा, कैपिलरीज होंगी, नर्व्स होंगी, यानी वही सारी चीजें जो हमने फाइब्रस लेयर में की थी। और फिर आ जाएगी इनर सेल्यूलर लेयर। और इनर सेल्यूलर लेयर जो है वो ऑब्वियसली इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब उसमें जो है वो मोस्टली हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट होंगे। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ऑस्टियोप्रोजेनाइटस जो फ्लैट सेल्स थे उन्होंने जो है वो आगे ऑस्टियोब्लास्ट बनाए थे, और ऑस्टियोब्लास्ट बने और उसके बाद जो है वो अंदर जो मैट्रिक्स में हमें मिलेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स, जो कि अपने लेक्यूने में प्रेजेंट होते हैं। जब हम कॉम्पैक्ट बोन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो इसमें हम डिटेल से इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बट पेरियोस्टियम में इट इज द लेयर दैट सराउंड्स द बोन and it is divided into 2 layers, outer fibrous layer, inner cellular layer. Fibrous layer always make up of कोलेजन फाइबर्स, और उसके साथ साथ जो है वो माइक्रोवेस्कुलेचर होता है इसके अंदर, और बाकी जो है वो उसके अंदर नर्व्स वगैरह होती हैं। और सेलुलर लेयर के अंदर ऑलवेज जो है वो इमेच्योर सेल्स होते हैं। इन केस ऑफ बोन दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट्स। और उसके बाद जो है वो ऑस्टियोइड अंदर मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स को हम डिफरेंट नाम देते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे जो होंगे उसमें ऑस्टियोसाइट्स हो जाएंगे जो कि मैट्रिक्स में ट्रैप हुए हुए लेकिन के अंदर सेल्स होंगे। तो ये हो जाएगा। और इसका फंक्शन क्या होता है पेरियोस्टियम का, कि it continues with those of the bone, adjacent joint capsules, attached tendon and ligament। यानी टेंडन और लिगामेंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो लेयर होती है दैट इज पेरियोस्टियम। एंडोस्टियम इनकम्प्लीट सेल्यूलर लेयर होती है और इनर साइड ऑफ द बोन पे होती है, और इसके अंदर जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ बोन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। और इसमें से ऑस्टियोसाइट्स ऑब्वियसली वो मैट्रिक्स में चले जाते हैं, तो ये इन दोनों लेयर्स के अंदर जो है वो ऑस्टियोसाइट्स नहीं मिलेंगे। बाकी तीनों टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो हमें ऑलमोस्ट इन लेयर्स के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। तो दिस इज पेरियोस्टियम जो सराउंड करती है, एंडोस्टियम इनर लेयर। all types of bone cells are present on this. Periosteum surrounds or it connects or attach the tendon and ligament। और endosteum क्या करती है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम स्पंजी बोन के साथ देख लेंगे। अब टाइप्स ऑफ अगर बोन की बात करते हैं तो आप जैसे कोई लॉन्ग बोन लेते हो
तो लॉन्ग बोन को भी अगर आप कटा हुआ पोर्शन देखोगे तो उसमें जो है वो आपको अंदर जो है वो ये स्पॉन्ज टाइप स्ट्रक्चर नजर आता है, बट आउटर लाइनिंग जो होती है वो बहुत थिक होती है कि उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जो आउटर पार्ट ऑफ एनी बोन, जो भी आप किसी भी बोन की बात करो तो दैट इज कॉम्पैक्ट, और इसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। और अंदर जो पोर्शन होता है जो हमें स्पॉन्जी नजर आ रहा होता है उसको हम स्पॉन्जी और कैंसिलस बोन कहते हैं। तो इन दोनों बोन्स का स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है और ये सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो करेंगे। तो आज की क्लास में से जो है वो बेटे आपको all four types of bone cells along with their structure and function, ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा जो है वो बोनी मैट्रिक्स जो है उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कंप्लीट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स उसको याद रखना है। और उसके अलावा जो है व्हाट इज पेरियोस्टियम, व्हाट इज एंडोस्टियम, उसके बारे में जो है वो आपको याद रखना है। और थोड़ा सा जो है वो मिनरलाइजेशन जो है वो बोन की कैसे होती है वो आपने देखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। जी मैम, जो आपने जो कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन का शॉर्ट करवाया वो क्या एससीक्यू कैसे आएगा वो? बेटे उसमें पैराथायरॉइड हार्मोन का इसमें सिनेरियो बेस्ड होता है कि जो है वो पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। अगर आप पास्ट पेपर देखोगी ना तो आपको जो है वो उसमें मिल जाएगा। तो उसमें जो है वो बोन की कंडीशन क्या होगी, इस तरह से सवाल पूछ लेते हैं। या फिर जो है वो एमसीक्यूज में जो है वो मोस्टली बहुत ज्यादा ये पूछा जाने वाला सवाल है कि जो है वो अगर पैराथायराइड जो है वो हाइपर पैराथायराइडिज्म हो रहा है या फिर जो है वो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो डायरेक्टली एक्ट्स ऑन विच टाइप ऑफ बोन सेल, तो वो जो है वो पूरे का पूरा साइकिल आपको पता होना जरूरी है। यानी इन केस के अगर कैल्शियम ज्यादा हो रहा है और कैल्शियम कम हो रहा है, इन दोनों कंडीशंस का जो है वो आपको पता होना जरूरी है। और सिनेरियो का जो मैं आपको कह रही हूँ उसमें ये होता है कि पैराथायराइड हार्मोन जो है अगर एक पेशेंट प्रेजेंट किया है हाइपर पैराथायराइडिज्म तो उसको इनडायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं कि उसमें जो है वो बोनी स्ट्रक्चर पे जो है वो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो कुछ इस तरह से जो है वो होता है। आप पास्ट पेपर देखोगे आपको उसमें से जो है वो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। बट अगेन ये सारी की सारी चीजें जो क्लिनिकल के साथ रिलेटेड होती हैं ये क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी में जो है वो बहुत कम होता है कि आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, आपकी जो इन हाउस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ये सवाल दिया हुआ है आपके एससीक्यूज में, ठीक है। तो ये आपको जो है वो साइकिल बहुत छोटा सा साइकिल है लेकिन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यानी उसका हर सूरत में अगर बोन की जो है वो एमसीक्यूज अगर हम बोन के 5 या 10 एमसीक्यूज रखते हैं ना, इन केस सपोज इस तरह बता रही हूँ, तो उसमें से 2 सवाल जो है वो एटलीस्ट इस पूरे सिनेरियो में से जो है वो जरूर लिए जाते हैं। ऑस्टियोप्रोटिक चेंजेस को लेके, ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है और वो क्यों हो रहा है, उसमें जो है वो कौन से सेल ज्यादा जो है वो कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बोन को जो है वो रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रही है। तो यानी ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। तो इन सबको अगर देखोगी ना तो ये आप, मेरा ख्याल है कि जेनक्वेरा ने ना इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जेनक्वेरा देखो, उसमें जो है वो आपका क्लिनिकल का जो पेज है उसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन की दोनों कंडीशंस के बारे में लिखा हुआ है, हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म, ठीक है। क्योंकि उसमें बोन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी अगर पैराथायराइड कम फंक्शन करेगा। लॉजिक है ना कि अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा एक्ट करेगा, बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा होगी और बोन जो है वो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, ठीक है। और अगर जो है वो पैराथायराइड हार्मोन कम है तो क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट एक्ट नहीं कर रहा, कैल्शियम रिजॉर्प्शन कैल्सिटोनिन करता जा रहा है और बोन की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। आई थिंक उस कंडीशन को ऑस्टियोपेट्रोसिस कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ये सिनेरियो बेस्ड होती हैं और क्लिनिकल, और इसमें जो है ये दोनों कंडीशंस आपको पता होना जरूरी है कि हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होगा और हाइपोपैराथायराइडिज्म में बोन सेल्स जो हैं वो कैसे एक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ और पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हो। मैम, आपने एक बात आई थी कि एक एससीक्यू बताया था कि कैल्शियम लेवल इंक्रीज और डिक्रीज में दोनों चीजें मेंशन करनी थी, वो कौन सा था? मिनरलाइजेशन ऑफ बोन था क्या? मिनरलाइजेशन ऑफ बोन नहीं बेटे, आपने जैसे बोन होम्योस्टासिस हमने कहा कि फंक्शन है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। तो हमने ये कहा
कि अगर कैल्शियम लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा या कैल्शियम लेवल जो है वो ब्लड में कम हो जाएगा, तो उस केस में कौन से बोन सेल्स जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इस तरह से जो है वो करके आ सकता है। लेकिन मोस्टली सवाल जो है वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को लेके आता है, पैराथायराइड हार्मोन को लेके। यानी कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ? ओके मैम। हाँ जी, कुछ और? मैम जी? मैम आपने बताया कि ऑल टाइप्स ऑफ सेल एक्सेप्ट ऑस्टियोक्लास्ट आर प्रेजेंट। मैम ये किस लेयर में होंगे, पेरिओस्टियम में या एंडोस्टियम में? बेटे पेरिओस्टियम में भी जो है वो कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे भी जो है जब बोन रिसॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट आ जाते हैं। बट अभी जो है वो मोस्टली जो है वो एंडोस्टियम के साथ ही हमें नज़र आते हैं। जितनी भी पिक्चर्स देखोगे तो मोस्टली एंडोस्टियम के साथ जो है वो आपको ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि कॉम्पैक्ट बोन में जो है बोन जब एक दफा कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो वहां पे इस तरह की एक्टिविटी जो है वो डिफिकल्ट होती है। हाँ, फ्रैक्चर होता है या बोन जो है वो बहुत वीक हो जाती है, तो वहां पे भी जो है वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हो सकती है। तो मोस्टली एंडोस्टियम के साथ जो है ये रिजॉर्प्शन वाले जितना सेल है ना, ये सारे का सारा वहां पे होगा। और दूसरे जो प्रोजेनाइटर सेल्स हैं वो आपके हर सूरत में जो है वो जैसे हमने कहा कि पेरिओस्टियम जो बोन को सराउंड कर रहा है, वहां पे जो है वो पेरिओस्टियम के अंदर सेलुलर लेयर के अंदर आपके ऑस्टियोप्रोजेनाइटर ऑब्वियसली वो डिवाइड होंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगे ना, तो वो वहां पे दोनों तरह के सेल्स जो है वो हमें नजर आते हैं। मेरा ख्याल है कि एक स्लाइड थी, मैं कोशिश करती हूँ उसमें इस डायग्राम में, हाँ जी, ये इसमें जो है वो आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो है वो ये पेरिओस्टियम है, ये लॉन्ग बोन है, ठीक है। तो लॉन्ग बोन में जो है अगर आप देखोगे तो बोन लाइनिंग सेल जो है, ठीक है, ये सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्लैट सेल ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल और ऑस्टियोब्लास्ट ये मेनली जो है वो आपके पेरिओस्टियल लेयर के साथ एसोसिएटेड है, और फिर ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये आपके एंडोस्टियम के साथ जो है वो मोस्टली रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन जो है वो मोस्टली इन्हीं एरियाज के अंदर होती है, यानी बोन इनसाइड से खोखली होती है। ये मेरे ख्याल है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेमैन अगर लैंग्वेज देखें तो बोन हमेशा अंदर से खोखली होती है, ऐसा है? यस मैम। ठीक है। तो जब हम फ्रैक्चर्स पढ़ते हैं तो उसमें जो है उसमें भी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जब आती है तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्चर रिपेयर जो है या रिपेयर प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। लेकिन नॉर्मली जो है नॉर्मल बोन्स में जो है ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल्स और ऑस्टियोब्लास्ट आपकी जो है वो पेरिओस्टियम में होंगे, और यही सेल्स जो हैं ऑस्टियोब्लास्ट भी और ऑस्टियोक्लास्ट भी, ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये एंडोस्टियल लेयर के साथ एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। यस मैम। और कुछ? हमारा टाइम जो है वो हो गया है। अच्छा, आप प्रैक्टिकल के लिए जो है वो इस वीक में डॉक्टर सादिया ने भी और डॉक्टर बुशरा ने बताया आप लोगों ने शायद अपनी कॉपीज कंप्लीट करने के लिए जो है वो टाइम मांगा है। बताएगा कोई स्टूडेंट? यस मैम। हाँ जी, तो इस वीक में क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो है कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन की डायग्राम्स का, तो क्योंकि आज हमने सिर्फ सेल्स को कवर किया है और मैट्रिक्स कंपोनेंट को किया है, हमने कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है, अपनी क्लास में। तो इस वीक में आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज कार्टिलेज की कंप्लीट कर दें, जो चारों डायग्राम्स के साथ हैं। आई थिंक कॉस्टल कार्टिलेज है और उसके अलावा जो है इलास्टिक कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है और आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो वो चारों डायग्राम्स जो हैं वो आप कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट कराएंगे। तो ये आपके पास जो है वो फ्लेक्सिबल टाइम है अब, और काफी टाइम है कि आपका नया प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, नया प्रैक्टिकल होगा आपका नेक्स्ट मंडे को, और उस मंडे को जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन पढ़ा लूंगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो अपनी कॉपीज जो है वो आप प्लीज कंप्लीट करके इस वीक में सबमिट करा दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट मंडे से पहले पहले बेटे नेक्स्ट मंडे का मतलब ये कि जो अभी कमिंग है ना, परसों जो है मंडे, उसको नहीं होगा प्रैक्टिकल।
उसमें उस वीक में आपने फ्राइडे तक अपनी कॉपीज कार्टिलेज की प्रैक्टिकल के साथ सबमिट करानी है। जिन्होंने करा दी है वेल एंड गुड, लेकिन जिन्होंने नहीं कराई, जो डॉक्टर सादिया कह रही थी कि थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं कंप्लीशन के लिए, तो वो जो है वो बेटे फ्राइडे तक कंप्लीट करके सबमिट करा दें, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को फिर हम जब स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।